थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद की मान्यताएं आदि डिस्कस करने के बाद आज हम व्यवहारवाद की एक बहुत बड़ी थियरी, अधिगम का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन पर चर्चा करने वाले हैं। क्लासिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिगम के क्षेत्र में सबसे पुरानी सिस्टमैटिक थियरी है और कंडीशनिंग अनुबंधन की प्रक्रिया को आज हम समझने वाले हैं। इस थियरी का संबंध पावलोव से है और मोटे तौर पर आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि इस वीडियो में हम किन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कुछ स्पेसिफिक डेली लाइफ एग्जांपल्स आपको दूंगा। इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ उदाहरण हैं जिनका संबंध हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है, जिसको आपको मैं प्रीवियस नॉलेज के तौर पर आपके उन उदाहरणों को, आपके उन जो अनुभव हैं उनके साथ जोड़ूंगा, ताकि आप आगे जब एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और उसके बाद जब हम एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड टर्म्स को है ना डिस्कस करेंगे तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। उसके बाद हम पावलोव का एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर, फिर वॉटसन का एक्सपेरिमेंट है लिटिल एल्बर्ट के ऊपर, जो 11 महीने का बच्चा था या जिस वक्त उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया तो कुल 9 साल या 9 महीने या 10 महीने उसकी उम्र थी। फिर उसके बाद बिग टेक अवेज फ्रॉम बोथ एक्सपेरिमेंट्स, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हासिल होती हैं, क्या क्या बातें हैं जो हमें समझ में आती हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और आखिर में क्लासरूम इम्प्लिकेशंस के, क्लासरूम में हम किस तरह इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, इसके सिद्धांतों को किस तरह हम क्लासरूम में प्रैक्टिस में लाते हैं, उस पर चर्चा होगी। ये आप देख सकते हैं पावलोव्स डॉग, स्टिमुलस रिस्पांस, पूरी की पूरी थियोरी जो है वो स्टिमुलस और रिस्पांस पर टिकी हुई है। इन टर्म्स को भी आगे हम जानेंगे। जैसा मैंने कहा था कि वीडियो को हम शुरू करेंगे और लेसन को हम शुरू करने वाले हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल से। मैं आपके सामने सिर्फ 2 उदाहरण रखना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक पेरेंट अपने बच्चे को, तेज़ बुखार है बच्चे को, क्लिनिक लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर पूरी तरह चेकअप करते हैं, ध्यान से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चे को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। वो मदर से कह देते हैं कि बच्चे को इंजेक्शन लगाना होगा। जैसे ही इंजेक्शन लगाया जाता है, सुई चुभती है, नीडल की प्रिक से जो है बच्चे को पेन होता है और वो रोने लगता है। नेचुरल बात है, नेचुरल बिहेवियर है। दर्द होने पर हम रोते हैं। इस बिहेवियर को हम सोच समझ कर नहीं करते, अपने आप इनवॉलेंटरी है, अपने आप से होता है। दूसरे दिन विज़िट करने पर भी यही सब होता है। सेम ज़रूरत पड़ती है इंजेक्शन की, इंजेक्शन लगाया जाता है, बच्चा दर्द में रोता है। ऐसा कई दिन तक हुआ, कुछ दिन तक हुआ और फिर क्या हुआ, एक दिन आता है कि बच्चा सिर्फ डॉक्टर या क्लिनिक को देखते ही रोना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ, और धीरे धीरे तो यह हालत हो जाती है कि जैसे ही उसको डॉक्टर वर्ड कहीं भी सुनने को मिलता है तो बस उसको रोना शुरू कर देता है। अभी मैं इस एग्ज़ाम्पल पर कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने जहन में इसको रखिएगा। एक और एग्ज़ाम्पल लीजिए। एक बच्चा है, उसको किसी सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर ज्योग्राफी है, मैथ्स है, वो टीचर बहुत अनसिम्पैथेटिकली ट्रीटमेंट करता है, बुरे तरीके से डांटना, पीटना, बिना बात, कई बार ऐसा करता है, बुरा रवैया करता है और ये हैबिट हो चुकी है, उसकी आदत हो चुकी है। तो इसका नतीजा क्या होता है, रिज़ल्ट क्या होता है कि जब जब वो टीचर क्लासरूम में एंटर होगा, जिस बच्चे के साथ उसका अनसिम्पैथेटिक ट्रीटमेंट होता है वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। जी हाँ, रेस्टलेस हो जाता है, बस उसके दिल में धड़कन तेज़ हो जाती है और डरने लगता है। ऐसा जब जब वो एंटर होता है तब तब होने लगता है और धीरे धीरे ये जो नफ़रत है या ये डर है, हैट्रेड है, नफ़रत है, ये ज्योग्राफी से या मैथ से, टीचर से, मतलब टीचर के बाद उस सब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी अब उस बच्चे को ज्योग्राफी ही बुरी लगने लगती है। अब चाहे कोई भी ज्योग्राफी पढ़ाने आए उसका मन नहीं लगता, वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसके ज्योग्राफी के टीचर ने लंबे समय तक उसके साथ बुरा व्यवहार किया है और उसके बाद ये हाल हो चुका है उसका कि अब उसको ज्योग्राफी से भी नफ़रत हो चुकी है। ये 2 उदाहरण हैं। इसके बाद अब हम पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है डॉग के ऊपर, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इवान पावलोव जो कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं,
वो असल में डाइजेशन प्रोसेस, एक डॉग का डाइजेशन प्रोसेस पर उनकी रिसर्च चल रही थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने रिसर्च के दौरान या कहें एक्सपेरिमेंट के दौरान एक चीज़ नोटिस की थी कि डॉगी जो है वो फूड देखते ही, खाना देखते ही सलाइवा लार टपकाता है, ये बात देख ही रहे थे वो। तो उन्होंने देखा कि जब खाना लाने वाला जो असिस्टेंट था उनका, वाइट कोट पहनकर जो आता था, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो डॉगी उसके कदमों की आहट सुनता या वो वाइट कोट देख लेता, तो खाने से पहले ही डॉगी की लार टपक जाती। जी हाँ, यही चीज़ ने उनको इस एक्सपेरिमेंट को करने पर जो है वो इंस्पायर किया, और उन्होंने कुछ मशीनों की मदद से कंट्रोल्ड कंडीशंस बनाई और एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये था कि एक डॉगी के सामने खाना आता है, खाना नॉर्मल बात है, लार टपकाता है डॉगी, कुत्ता जो है वो लार टपकाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किस तरह था, अलग किस तरह था, उन्होंने क्या किया कि पहले एक बेल बजती थी, बेल के बजने के बाद फ़ौरन बाद इमीडिएटली जो है खाना सामने आता था, और डॉगी जो है खाने को देखते ही लार टपकाता था। इस प्रोसेस को कई बार रिपीट किया गया, दोहराया गया, बेल फूड, बेल फूड, बेल फूड, इस तरह कई बार हुआ। कई बार होने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे रिपीटेड इसी तरह के ट्रायल्स के बाद खाना नहीं दिया गया, सिर्फ बेल बजाई गई, और डॉगी ने क्या किया, वही वही जो रिस्पॉन्स वो जो खाने को दे रहा था, इतने ट्रायल्स के बाद उसने वही रिस्पॉन्स हाँ, बेल बजने के बाद दिया। तो इसी को कहा गया कि कंडीशनिंग हो गई। अभी हम इसकी जो है टर्म्स जो हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, टेक्निकल बातें हैं, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। फ़ोटो देखिए, आप आपके सामने है, अब ज़रा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, टर्म्स पर अभी इतना गौर मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले बात समझने की है कि अगर डॉगी को फूड दिया जाए, सिर्फ फूड देखिए, तो क्या है, डॉगी नेचुरल रिस्पॉन्स है उसका कि वो लार टपकाएगा, यानी ये वो रिस्पॉन्स है जिसको डॉगी ने सीखा नहीं है। जी हाँ, लर्न नहीं किया है, नेचुरल है, रिफ्लेक्स बिहेवियर है, इनेट है, पहले से है उसके अंदर, उसने इसको एक्वायर नहीं किया है, सीखा नहीं है। अगर सिर्फ बेल बजाई जाए, सिर्फ बेल, तो क्या होगा, डॉगी को रिस्पॉन्स देगा नहीं, सिर्फ बेल पर डॉगी जो है लार नहीं टपकाएगा, उसका सलाइवेट नहीं करेगा। अब कंडीशनिंग के दौरान, ड्यूरिंग द कंडीशनिंग क्या किया गया, इन दोनों चीज़ों को एसोसिएट कर दिया गया, इन दोनों चीज़ों को एक साथ पेश किया गया, सहसंबंध बनाकर डॉगी को दिखाया गया, बेल और फूड एक साथ इनमें संबंध को जोड़कर। कंडीशनिंग के दौरान, कंडीशनिंग के प्रोसेस में इसको कई बार रिपीट किया गया, बेल फूड, बेल फूड, बेल फूड। तो फिर क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्स अभी तक फूड से आ रहा था, सिर्फ खाना देखने पर आ रहा था, जिसे हम उसका नेचुरल बिहेवियर, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया कह रहे थे, अब वो सिर्फ बेल के बजने पर जब कंडीशनिंग हो गई, सहसंबंध बन गया, अनुबंधन हो गया, तो अब सिर्फ बेल बजने पर जो है लार टपक रही है, वो रिस्पॉन्स मिल रहा है जो खाने के बाद मिल रहा था। अब ज़रा टर्म्स देख लेते हैं, टर्म्स को कैसे कहा गया। सबसे पहला आप देख रहे हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। जी हाँ, जो फूड है वो कुत्ते के लिए स्वाभाविक एक स्टिमुलस है, स्वाभाविक उद्दीपक है, जिससे अभी कोई भी सहसंबंध नहीं बनाया गया, नेचुरल बात है, कुत्ता जो है वो खाना देखते ही लार टपकाता है। इसी तरह जो खाने के फलस्वरूप, खाना देखने के बाद जो प्रतिक्रिया है वो अनकंडीशनड है, यानी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये जो प्रतिक्रिया जिसको अनकंडीशनड कहा गया, ये स्वाभाविक है। सिर्फ इतना समझिए कि ये स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि कुत्ते ने इसको सीखा नहीं है, वो कहीं भी खाना देखेगा लार टपकाएगा, इसीलिए अनकंडीशनड बोला गया, स्वाभाविक अनुक्रिया बोली गई, गैर अनुबंधित अनुक्रिया बोली गई, कि इसके लिए कोई भी लर्निंग प्रोसेस, कोई कंडीशनिंग प्रोसेस नहीं जो है रिपीट किया गया। तो इसीलिए हम इस प्रतिक्रिया को UCS शॉर्ट में कह देते हैं, या जो अनकंडीशनड स्टिमुलस जो खाना है वो UCS कहला दिया जाता है, और हमारा जो रिस्पांस है वो आप उसे UCR कह सकते हैं शॉर्ट में। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे देखिए,
ये जो बेल है, सिर्फ बेल बजाइए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो बेल जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम कुत्ते से कोई अनुक्रिया ले सकें, इसलिए हम इसे न्यूट्रल शब्द आप अच्छे से जानते हैं कि ये ऐसा उद्दीपन है कि जिससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इसके जो है वो फलस्वरूप कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। आगे जब हम चलते हैं और देखते हैं कि फूड और बेल प्लस फूड, इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यानी जब कंडीशनिंग हो रही होगी, कंडीशनिंग के दौरान शुरुआत में जब हम एक बार ऐसा करेंगे, 2 बार ऐसा करेंगे, 3 बार ऐसा करेंगे, तो खाने की प्रतिक्रिया के रूप में वो रिस्पॉन्स आएगा। उसे हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ही कहेंगे, क्योंकि अभी बेल के साथ हम खाने को जोड़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ बेल से वो रिस्पॉन्स हासिल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अभी जो लार टपक रही है वो अभी तक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, अभी तक कुत्ते ने लर्निंग नहीं की है। बेल देखते ही जब वो लार टपकाना शुरू कर देगा, लास्ट आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, तब जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम कहेंगे कंडीशनड रिस्पॉन्स। आप देख रहे हैं, जी हाँ, तो कंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा फिर ये। यानी अब ये जो स्टिमुलस है, जो बेल है, अभी तक जो न्यूट्रल थी, कोई प्रतिक्रिया, कोई अनुक्रिया उससे नहीं मिल रही थी, लेकिन जब हम जब हमने इसका खाने के साथ में सहसंबंध बनाया, तो क्या होने लगा कि वही प्रतिक्रिया हमें मिलने लगी जो सिर्फ खाना देखकर मिला करती थी। तो इसीलिए इस रिस्पॉन्स को अब कंडीशनड रिस्पॉन्स कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। जॉन बी वॉटसन, जो कि अमेरिकन है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने पेवलव के ही जो प्रिंसिपल्स, जो पेवलव ने सिद्धांत इस्टेब्लिश किए थे क्लासिकल कंडीशनिंग दिखाने के बाद, वो एक्सपेरिमेंट दिखाने के बाद, उन्होंने जो कहा था कि भाई मैं जो है नेचुरल स्टिमुलस जो है, जो स्वाभाविक उद्दीपन है, उसके साथ किसी भी न्यूट्रल स्टिमुलस को जोड़ सकता हूँ, और कंडीशनिंग करने के बाद उस जुड़े हुए, यानी उस न्यूट्रल स्टिमुलस से ही वो प्रतिक्रिया ले सकता हूँ जो पहले नेचुरल स्टिमुलस से मिल रही थी, खाने से मिल रही थी, एसोसिएशन की मदद से, सहसंबंध की मदद से। तो इसी एक्सपेरिमेंट को वॉटसन ने किया था, इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि इसी सहसंबंध की मदद से, सहसंबंध से वो किसी में डर पैदा कर सकते हैं, फियर पैदा कर सकते हैं, जिस चीज़ का डर पहले से उसमें ना हो। तो उन्होंने एक 9 महीने का बच्चा, लिटिल एल्बर्ट जिसको कहा जाता है, उस बच्चे को लिया, वाइट रैट, सफ़ेद रंग का चूहा, उसको खेलने के लिए दिया। अब देखिए, नॉर्मल बात है, सफ़ेद रंग का चूहा या कोई भी हो, खरगोश हो, बच्चा उससे खेलेगा, कोई डर उसको उस खरगोश से, चूहे से नहीं होगा। तो हुआ ये कि धीरे धीरे जब वो बच्चा उससे खेलने लगा, तो वॉटसन ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया जब तकरीबन वो 11 महीने का हो गया, कि जैसे ही बच्चे को खरगोश या वो चूहा कहें, वाइट रैट, दिया जाता, पीछे से हैमर जो है, हथौड़ी की आवाज़, स्टील के बार पर एक हथौड़ी को मारा जाता और तेज़ आवाज़ आती, और ये तेज़ आवाज़ सुनते ही वो बच्चा, नेचुरल बात है, डर जाता, उस बच्चे के दिल में डर पैदा हो जाता। और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया गया, यानी जब जब वो वाइट रैट को हाथ लगाता, फ़ौरन पीछे बहुत तेज़ आवाज़ हथौड़ी की मदद से बजाई जाती, सुनाई जाती उस बच्चे को। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सिर्फ हथौड़ी की आवाज़ से पैदा होने वाला डर, जो नेचुरल है, हर बच्चे में, छोटे बच्चे में होगा, वो ट्रांसफ़र हो गया उस चूहे की तरफ, जिसके छूते ही वो आवाज़ सुनाई जाती थी। यानी इन दोनों चीज़ों को जब साथ साथ पेश किया गया, इन दोनों चीज़ों में सहसंबंध बनाकर पेश किया गया, तो क्या होने लगा कि अब वो डर पैदा हो गया, न सिर्फ घंटी की आवाज़ से जो डर था, अब वो वाइट रैट को छूने पर जो वो घंटी की आवाज़ बार बार बजाई गई, तो अब उसके अंदर चूहे से भी डर पैदा हो गया। यानी इस तरह वो घंटी का या तेज़ आवाज़ का, उस फियरफुल नॉइस का डर जो है, वो उस चूहे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसी प्रिंसिपल्स पर। एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं, हम उन टर्म्स को दोहरा लेते हैं जल्दी से। ये अगर सिर्फ सफ़ेद चूहा उसको खेलने के लिए दिया जाए, चूहा खेलने के लिए दिया जाए, तो बच्चे में कोई डर का रिस्पॉन्स नहीं होगा,
देयर वुड बी नो फियर, कोई उसका फियरफुल रिस्पॉन्स नहीं होगा, डर से भरा हुआ। तो ये इसीलिए ये न्यूट्रल स्टिमुलस इसको कहा गया, NS न्यूट्रल, क्योंकि सिर्फ इससे आप उसका डर वाली प्रतिक्रिया जो आप चाहते हैं, डर पैदा करना, आप डर पैदा करना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, वो आप नहीं ले सकते, इसीलिए इसको न्यूट्रल स्टिमुलस कहेंगे। जी हाँ, NS। इसी तरह दूसरी तरफ लाउड नॉइस, हथौड़ी की मदद से सिर्फ अगर ये बजाएंगे, सिर्फ ये बजाएंगे तो ये डर पैदा होगा, और ये डर नेचुरल है। और जो चीज़ नेचुरल हो, जिसको सीखा ना हो, उसे हम UCR बोलते हैं, यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। यानी इसको कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है, कोई प्रोसेस नहीं किया गया है इसके लिए, ये नेचुरल है। जब जब आप हथौड़ी की आवाज़ बजाएंगे, छोटा सा बच्चा डरेगा उस तेज़ आवाज़ से जो डरावनी होगी। तो इसीलिए सिर्फ हथौड़ी जब बजाई जाएगी, सिर्फ हथौड़ी, तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस होगी। इसके बाद क्या किया गया कि वो जो लाउड नॉइस थी, जो अभी तक अनकंडीशनड स्टिमुलस था, जिससे डर की प्रतिक्रिया आ रही थी, उसको ये न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, वाइट रेट के साथ जोड़ दिया गया, कई बार रिपीट किया गया। तो जब जब ये दोनों चीज़ें होती तो बच्चा जो है फियर, यानी प्रतिक्रिया उसकी डर वाली होती, वो डर जाता, रोने लगता, क्योंकि अभी हथौड़ी की आवाज़ है, उस न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ हथौड़ी की आवाज़ है। जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक हम मानेंगे कि कंडीशनिंग नहीं हुई है, कंडीशनिंग का प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, मगर अभी कंडीशनिंग हुई नहीं है, लर्निंग हुई नहीं है। लर्निंग तब हो जाएगी जब जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है, जिससे हमें स्वाभाविक प्रतिक्रिया मिल रही थी, जब उससे वही वाली प्रतिक्रिया मिलने लगे कि जो हथौड़ी से, जो हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस था, जिससे हम कंडीशनिंग हम चूहे के साथ कर रहे थे, तो वो प्रतिक्रिया जब हमें चूहे से मिल जाएगी तो ये हमारा कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगा। और ये रिस्पॉन्स जो अब डर का आया, जो कि चूहे से नहीं आना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि हमने इन दोनों चीज़ों को एसोसिएट किया, इन दोनों चीज़ों का के साथ सहसंबंध स्थापित किया कि तेज़ आवाज़ और चूहे के साथ बार बार इस प्रोसेस को रिपीट किया, तो हमें फेयर रिस्पॉन्स मिलने लगा। इसीलिए अब ये जो रिस्पॉन्स है, इसको हम कंडीशनड रिस्पॉन्स बोलेंगे, जो कि चूहे के हाथ लगाते ही हो रहा है या चूहे को देखते ही हो रहा है, क्योंकि इससे पहले चूहे को देखने पर, चूहे के साथ खेलने पर उसे कोई डर नहीं था। लेकिन जब आपने चूहे को और हथौड़ी की आवाज़ को, दोनों को साथ में जोड़ दिया, तो वो डर, हथौड़ी वाला डर ट्रांसफ़र हो गया चूहे की तरफ। इसी को वॉटसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाना चाहा था कि हम एसोसिएशन की मदद से, कंडीशनिंग की मदद से किसी भी चीज़ का डर, एक चीज़ का डर किसी ऐसी चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे बच्चा नहीं डरता है। जी हाँ, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम आगे इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा है उसको थोड़ा एक बार फिर से दोहराएंगे, ध्यान से ज़रा समझें। देखिए, पहली जो टर्म है हमारे सामने वो है न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी ऐसा ऐसा स्टिमुलस, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी इवेंट जिससे कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आता। जी हाँ, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में देखें तो हमारे पास बेल थी, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखें तो हमारे पास रैट था। यानी रैट के फलस्वरूप चूहा देखने के बाद बच्चा डर नहीं रहा था। जब चूहे को चूहा उसको दिया जाता तो वो डरता नहीं था उससे। या इसी तरह बेल बजाई जाए तो कुत्ते की तरफ से लार नहीं टपकाई जाती, इसीलिए इसको न्यूट्रल स्टिमुलस कहा गया। इसके बाद जो दूसरा अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यानी जो वो स्वाभाविक उद्दीपन के जिसके फलस्वरूप स्वाभाविक प्रतिक्रिया आए, जिसको सीखा ना गया हो, लर्न ना किया गया हो, जो इनेट हो, या रिफ्लेक्स यानी स्वाभाविक, अपने आप से हो। तो जो खाने के फलस्वरूप जो खाना है इस केस में, वो स्वाभाविक उद्दीपन है, क्योंकि उसके फलस्वरूप स्वाभाविक प्रतिक्रिया आती है। खाना देखने के बाद जो प्रतिक्रिया आती है वो स्वाभाविक आती है, इसीलिए हम खाने के बाद जो प्रतिक्रिया, उसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहेंगे। वो ये ऐसा रिफ्लेक्स बिहेवियर है, ऐसा अनलर्नड रिफ्लेक्स बिहेवियर है जिसको सीखा नहीं गया है, और वो किसी भी अनकंडीशनड स्टिमुलस को, स्वाभाविक उद्दीपन को देखने के बाद होता है। खाना देखने के बाद लार का टपकना, गर्मी में धूप में चल रहे हैं तो पसीने का आना, ये आपने सीखा नहीं है, ये लर्न नहीं किया है। तो इसीलिए धूप या गर्मी जिसके नतीजे में स्वेटिंग हो रही है, वो जो गर्मी है वो हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगी। जी हाँ, और आपका जो वो रिस्पॉन्स है स्वेटिंग का, पसीने का, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसके बाद है कंडीशनड स्टिमुलस, एक ऐसी चीज़ जिसको आप जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। जी हाँ,
उस चीज़ के साथ में जो कि नेचुरल है, स्वाभाविक है, और जो स्वाभाविक चीज़ से प्रतिक्रिया आती है आप उसको इस चीज़ से लेना चाह रहे हैं, तो ये कंडीशन स्टिमुलस बेल है पहले एक्सपेरिमेंट में। और आप दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप देखें तो वो चूहा है जिसके साथ आप उस हथौड़ी की आवाज़ को जोड़कर डर पैदा करना चाहते हैं। तो इसीलिए इसको कंडीशनड स्टिमुलस कहेंगे, क्योंकि हम बेल से ही वो प्रतिक्रिया लेंगे लार टपकाने की, और जब बेल से हमें वो प्रतिक्रिया मिल जाएगी तो उस प्रतिक्रिया को हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे। जी हाँ, जो बेल के फलस्वरूप आई, सिर्फ घंटी बजने पर अगर वो सलाइवेशन कर रहा है, लार टपका रहा है, तो अब जो प्रतिक्रिया है वो खाने के फलस्वरूप नहीं है, खाना देखने के बाद नहीं है, बल्कि एक ऐसे स्टिमुलस को देखने के बाद या उस आवाज़ को सुनने के बाद है जो कि न्यूट्रल था पहले, जिससे पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, लेकिन आपने खाने को उसके साथ जोड़कर उसको सिखा दिया उस घंटी के बजने के बाद भी लार टपकाना। तो जो आपने सिखा दिया है उसको, अब जो बिहेवियर सिर्फ घंटी को सुनने के बाद, ये आपका कंडीशन रिस्पॉन्स है, ये आपकी लर्निंग है जिसको उसने सीखा है सहसंबंध से, खाने के साथ जोड़कर जो आपने सिखाया है। जी हाँ, देखिए उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा। 2-3 बार आप देखेंगे, अकेले में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार पढ़ने से या बार बार सुनने से आती हैं समझ में, लेकिन उम्मीद है कि आ जाएंगी। देखिए अब हम चल रहे हैं कि इस थियरी से ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट हैं इनसे हमें क्या क्या टेक अवेज़ हैं, क्या सीखा है हमने, क्या ले रहे हैं हम। सबसे पहली चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बिहेवियर, ऐसा व्यवहार है, ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो हम नेचुरली करते हैं, जिन्हें हमने सीखा नहीं है, जो इनेट हैं। मैंने एग्जांपल दिया, डॉग का सेलिब्रेशन है सिर्फ खाना देखने के बाद, धूप में हमारा पसीने का निकलना है, या खुशबू, हम खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो अचानक से जो हम देखते हैं कि हमारे भी मुंह में पानी आता है या भूख लगने लगती है, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी बात है कि पेवलव ने ही कंसिडर्ड लर्निंग एज हैबिट फॉर्मेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्सटीट्यूशन। उन्होंने लर्निंग को, कंडीशनिंग को लर्निंग कह सकते हैं, एक हैबिट फॉर्मेशन यानी एक ये आदत निर्माण की जो है प्रक्रिया है कि जिसमें हम क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, यानी दो चीज़ों को जोड़ते हैं, सहसंबंध उनमें स्थापित करते हैं और फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे हमने बेल और फूड दोनों में सहसंबंध स्थापित किया, जब सहसंबंध हो गया तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, बदल दिया, यानी अब खाने को हटा दिया, सिर्फ बेल को लेकर आ गए। और इस तरह हमने हैबिट फॉर्मेशन के ज़रिए, आदत निर्माण के ज़रिए, यानी आदत का निर्माण किया। बेल और फूड दोनों को साथ साथ देकर, दोनों के फलस्वरूप, भाई फूड के फलस्वरूप तो वो लार टपकाता ही है, लेकिन जो बेल से भी कर दिया हमने तो वो हैबिट फॉर्मेशन कर दी। इसके बाद तीसरी बहुत अहम चीज़ है कि इस पूरे प्रोसेस में, जो कंडीशनिंग का प्रोसेस है, इसमें लर्नर जो है, या वो डॉग कह लें, जब वो डॉग लार टपका रहा था तो उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, चाहे वो खाने को देखकर लार टपका रहा हो या बेल को देखकर, कंडीशनिंग होने के बाद जब वो बेल को देखकर, बेल को सुनकर लार टपका रहा था तो उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो इस पूरे प्रोसेस में लर्नर जो है वो पैसिव रहता है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है। जैसा जैसा आप स्टिमुलस देते जाएं वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगा। आप एसोसिएशन कर दें और वो धीरे धीरे कंडीशनिंग के बाद वो उस चीज़ पर भी, जिससे वो पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, वो लर्न कर लेगा, आदत निर्माण हो जाएगा, आदत बन जाएगी, और अब लेकिन उसका उस बिहेवियर पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इस थियोरी में जो अहम है वो इनवॉलेंटरी बिहेवियर है, यानी सोचा समझा व्यवहार नहीं है, बल्कि ऐसा व्यवहार है कि जिस पर उसका खुद का कोई काबू नहीं है, अपनी तरफ से नहीं है वो प्रतिक्रिया, वो अनुक्रिया, बल्कि कोई स्टिमुलस, कोई उद्दीपन देखने के बाद, सुनने के बाद वो प्रतिक्रिया दे रहा है। आइए अब हम क्लासरूम में किस तरह से इस थ्योरी की इम्प्लीकेशंस हैं, किस तरह एप्लीकेशंस होती हैं, उनको देख लेते हैं। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जो हमारे क्लासरूम में इस तरह की दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, इन्हीं प्रिंसिपल्स पर, इन्हीं सिद्धांतों पर है। जी हाँ, जब आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कैट वर्ड उसको लिखा हुआ दिखाते हैं और साथ में कैट की तस्वीर दिखाते हैं, आप इसको रिपीट करते हैं, कैट स्पेल करते हैं, आप फ़ोटो दिखाते हैं। जब आप ऐसा 5-6 बार कर देते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है, दोनों का आप एसोसिएशन कर देते हैं, फिर आप सिर्फ उसको कैट लिखा हुआ दिखाएंगे और वो स्पेल कर देगा, वो बोल देगा बिल्ली, जो अभी वो पिक्चर देखने पर बोल रहा था,
वो अब सिर्फ वर्ड देखने पर भी बोलेगा, सिंबल देखने पर भी बोलेगा। तो आपने उस सिंबल का एसोसिएशन कर दिया उस पिक्चर के साथ, उस बिल्ली के साथ। एप्पल कुछ भी हो सकता है, आप जिसमें सिंबल को, उसका जो नाम है यानी जो लिखा हुआ नाम है, लेटर्स हैं, लिखे हुए वर्ड है, उसका आपने उस पिक्चर के साथ जो एसोसिएशन किया, सहसंबंध किया, तो आपने वो प्रतिक्रिया हासिल कर ली कि सिर्फ वर्ड दिखाने पर, उस सिंबल को दिखाने पर, जो अभी तक न्यूट्रल स्टिमुलस था उस बच्चे के लिए, आपने वो प्रतिक्रिया, अनुक्रिया ले ली जो आप तस्वीर दिखाने पर ले रहे थे। तो इस तरह आप कंडीशनिंग के ज़रिए वोकैबुलरी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वोकैबुलरी पढ़ाते हैं, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम दृश्य श्रव्य सामग्री की मदद से कंडीशनिंग करते हुए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये यहीं से आया है। दूसरी बात है, बहुत अहम बात है, फोकस ऑन लर्निंग। इस थियरी की वजह से ये बात तो हुई कि जो सारा फोकस है वो लर्निंग पर आ गया, लर्नर पर नहीं है। लर्नर तो पैसिव है। तो इसका ये मतलब निकला कि अगर एक बच्चा कम इंटेलिजेंट है हमारी नज़र में, मान लीजिए हम मानते हैं उसको ये कम इंटेलिजेंट है, इसमें दिमाग नहीं है, गलत धारणा है लेकिन हम मानते हैं, मान लीजिए कोई टीचर मानता है, तो अगर उसकी ये धारणा रहे तो देखिए वो ये सोच कर बैठ जाएगा कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये थियरी कहती है नहीं, ये थियरी कहती है कि अगर लर्निंग इन्वायरमेंट दुरुस्त है, सही है, इफ़ेक्टिव है, तो लर्निंग होकर रहेगी। लर्नर का कोई कंट्रोल है ही नहीं अपने उस प्रोसेस के ऊपर। तो इस थियरी की वजह से फोकस लर्निंग पर आ गया। अब टीचर लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने पर ध्यान देगा। वो ये कोशिश करेगा कि मुझसे कमी कहाँ हो रही है, वो जो है परिस्थितियाँ पैदा करने की कोशिश करेगा कि जिसमें वो कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग कर सके। तो इस थियरी की वजह से परिस्थितियों पर, यानी ऐसी परिस्थितियाँ बनाओ, व्यवहारवाद कहता ही यह है कि परिस्थितियाँ और अनुभव ही सब कुछ है, और अनुभव और परिस्थितियाँ अगर सही होंगी तो हर बच्चा सीखेगा। वॉटसन ने यही कहा था, मुझे 1 दर्जन अच्छे हेल्दी बच्चे दे दो और आप जो कहोगे डॉक्टर, इंजीनियर, मैं वो बना दूंगा, क्योंकि परिस्थितियाँ मैं निर्माण करूँगा, परिस्थितियाँ मैं पैदा करूँगा, ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें वो सारे रिस्पॉन्सेज हासिल किए जा सकेंगे और वो सब कुछ कराया जा सकेगा। तो फोकस जो है वो इस थियरी की वजह से लर्निंग पर आ गया, अधिगम पर आ गया। इसके बाद रिवीजन या रिपीटिशन भी इस थियरी की देन है। जो हम देखते हैं बार बार दोहराने की अहमियत इस थियरी से हमें समझ में आई है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको बार बार दोहराया जाना चाहिए। मैथ्स हम देख लें, रियाजी हम बोलते हैं, गणित, उसमें तो सारा का सारा जो दारो मदार है वो रिवीजन पर है, प्रैक्टिस पर है, बार बार दोहराने पर है एक प्रोसेस को। चौथी चीज़ है हैबिट फॉर्मेशन, जो है वॉटसन के एक्सपेरिमेंट से हमने देखा, और इसी तरह और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। आप अच्छी आदतें निर्माण कर सकते हैं, बुरी आदतों को ख़त्म कर सकते हैं। यानी अगर आप अच्छी आदतों के साथ अच्छा जो है वो स्टिमुलस जोड़ दें, और बुरी आदतों के साथ आप, जैसा आपने देखा चूहे से भी डर पैदा करा दिया गया, तो आप बुरी आदतों के साथ भी अगर कोई ऐसा स्टिमुलस जोड़ देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है वो जो है वो उसको थंब चूसने की आदत है, तो आप उसके पेरेंट हैं, आपने एक तरीक़ा इस्तेमाल किया कि जैसे ही वो अंगूठा अपने मुंह में लेता है, आप कोई नेगेटिव स्टिमुलस, यानी ऐसा स्टिमुलस, डर की भावना, मान लीजिए आप उसको पिटाई, आपने थप्पड़ मारते, आप जैसे वो अंगूठा मुंह में ले, आपने थप्पड़ मारा। जब ये प्रोसेस कई बार दोहराया गया तो वो जैसे ही अंगूठा ले जाने की कोशिश करेगा, उसको याद आ जाएगा और वो हटा लेगा। जी हाँ, इसी तरह अच्छी आदतें आपको क्लासरूम में, मान लीजिए गुड हैबिट्स फॉर्म करनी है। एक एग्जांपल है कि आपने क्लास को कहा खामोश हो जाइए, फॉर एग्जांपल, और आपने 3 बार जो है वो क्लैपिंग की, 1 2 3, तो क्लास जो है वो क्वाइट हो गई, खामोश हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप सिर्फ क्लैप्स करेंगे तो क्लास खामोश नहीं होगी, लेकिन आप कंडीशनिंग करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्लैप करेंगे 1 2 3 और फिर साथ में बोलेंगे कि सभी बच्चे खामोश हो जाएं। अब क्या होगा, बच्चे खामोश हो जाएंगे। जब आप इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करेंगे, क्लैप प्लस इंस्ट्रक्शन, क्लैप प्लस इंस्ट्रक्शन, तो फिर क्या होगा, कई बार रिपीटिशन के बाद कंडीशनिंग हो जाएगी इन दोनों में, और आप अगली बार सिर्फ ताली बजाएंगे 3 बार और बच्चे खामोश हो जाएंगे। तो कंडीशनिंग की मदद से जो है हैबिट फॉर्मेशन होता है। मैं बहुत डिटेल में बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से हमारा वीडियो ज़ाहिर है बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं शायद समझता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा था, कि हम एक ही बार में कोशिश करें चीज़ों को अच्छी तरह समझने की, ताकि जब आप बाद में सेल्फ स्टडी करें, इस थियरी को आप वर्बली पढ़ें, तो आपको एक ही बार में सारी बातें अच्छे से समझ में आने लगे। यहाँ हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। बस एक चीज़ आपके सामने, जिसको मैं लास्ट में बता रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा याद रहे आपको। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग को अगर प्रभावी बनाना है तो एक बात ध्यान रखनी होगी
कि जिस स्टिमुलस के साथ आप कंडीशनिंग करना चाहते हैं, जी हाँ, जो आपका कंडीशनड स्टिमुलस है जिसके साथ आप लर्निंग कराना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं जो सिर्फ उस स्टिमुलस से, उद्दीपक से नहीं आएगा, वो पहले आना चाहिए। जैसे अगर आपको बेल से सलाइवेशन चाहिए, लार चाहिए, तो बेल पहले बजाएं, या इमीडिएटली, दोनों साथ साथ हो सकते हैं कि बेल प्लस फूड, लेकिन बेल ज़रा सा पहले होनी चाहिए, ताकि तभी ये प्रोसेस जब आप कई बार रिपीट कर देंगे तो पहले बेल आएगी तो वो लार टपकना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस प्रोसेस को उल्टा करेंगे, पहले खाना देंगे और फिर बेल बजाएंगे, तो ये कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी या बहुत देर लगेगी उसमें। तो इसीलिए ये बात ध्यान में रखनी है। कंडीशनिंग से जुड़ी हुई कुछ और टर्म्स हैं जिसको हम अगले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। कंडीशनिंग कई तरह की होती है, और इसके बाद हम साथ ही ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी नेक्स्ट जो है लेसन में उसको समझेंगे और समझाएंगे। और फिर हमारा ये कंडीशनिंग का जो टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम पियाजे वगैरह और कॉग्निटिव जो हमारी साइकोलॉजी है, कंस्ट्रक्टिविज़म है, वाइगॉट्स्की है, उसकी तरफ चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, रिवाइज़ करें इसको, और प्रॉब्लम्स हैं, सजेशंस हैं, आप ज़रूर दें, ज़रूर पूछें, अच्छा लगेगा। थैंक यू।